आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सेकेंड ईयर क्लास में सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बताया जाएगा। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था तथा सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का सूबेदार था। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश भारत में इलबेरी तुर्क सत्ता का संस्थापक था। इलबेरी तुर्क सत्ता का संस्थापक था। इल्तुतमिश इलबेरी तुर्क था। इसके पिता का नाम इलम खां था। मध्य एशिया में इसका पिता इलबेरी तुर्क जाति का सरदार था। इल्तुतमिश बचपन में बड़ा ही होनहार, बुद्धिमान, इनके अतिरिक्त सुंदर था। इसके पिता इसे अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण इसके अन्य भाई इससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन पिता की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इसके भाइयों ने इसे बेच दिया। अतः इल्तुतमिश बचपन में ही बिकता हुआ अंत में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी योग्यता और प्रतिभा से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अतः इल्तुतमिश दिन प्रतिदिन तरक्की करता गया। जिस समय मोहम्मद गोरी ने पंजाब के खोखरों पर आक्रमण किया, उस समय इल्तुतमिश ने भी खोखरों के विरुद्ध गोरी की सेना में भाग लिया और अपनी योग्यता व प्रतिभा का परिचय दिया। तब सुल्तान मोहम्मद गोरी की नजर इल्तुतमिश के ऊपर पड़ी। उस समय गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि यह युवक बड़ा ही यशस्वी, प्रतिभावान है। अतः गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय ही इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सुल्तान बना, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना। आराम शाह के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत है। प्रोफेसर हबीबुल्लाह का मत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के
कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जबकि रेवती महोदय आदि का मत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। जिस समय आराम शाह भारत का शासक बना, उस समय दिल्ली के तुर्क अमीरों ने बदायूं में इल्तुतमिश को भारत का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। अर्थात सत्ता के अंतर्गत दो धड़े हो गए। एक आराम शाह का, आराम शाह लाहौर से सत्ता का संचालन कर रहा था और उसने लाहौर को राजधानी बनाया था, जबकि दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अर्थात पदाधिकारियों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। तब दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश सुल्तान तो बन गया, किंतु सुल्तान बनना उसके लिए उस समय आसान था, लेकिन उसके विरोधी अत्यधिक थे। जिन तुर्क अमीरों ने उसे आमंत्रित किया वो ही उसके विरोधी हो गए, अर्थात उसका सिंहासन फूलों की सेज में होकर कांटों भरा ताज था। इल्तुतमिश के सामने सुल्तान बनने के पश्चात अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जो निम्न प्रकार से तुर्क अमीरों का विरोध, इल्तुतमिश जिस समय सुल्तान बना उस समय उच्च कुलीन तुर्क अमीरों ने उसके सुल्तान बनने के बाद उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी गुलाम का गुलाम सुल्तान नहीं बन सकता। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। उच्च कुलीन वर्ग वह नहीं चाहते थे, किंतु इल्तुतमिश योग्य बुद्धिमान व्यक्ति था, अतः उसने सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने विरोधी तुर्क अमीरों को उनके पद से हटाया और उसके बाद उनके विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। दूसरी उसके सामने समस्या ताजुद्दीन याल्दोज गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वह गजनी का शासक बन गया और भारतीय प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व जताता था, किंतु उसी समय ताजुद्दीन याल्दोज ने मुल्तान व उच्च के
शासक नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण कर मुल्तान आदि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि वह भटिंडा, कोहराम, शुरशुती आदि तक बढ़ आया। तब इल्तुतमिश ने प्रारंभ में तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। ताजुद्दीन यालदोज ने तो सुल्तान इल्तुतमिश के पास छत्र, दंड, राज चिन्ह आदि भेजे ताकि वह उसकी आधीनता स्वीकार कर ले। सुल्तान इल्तुतमिश उस समय सुल्तान बना था, अतः उसने चुपचाप उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश अवसर की तलाश में था और जिस समय ख्वारिज्म के शाह ने गजनी पर आक्रमण कर ताजुद्दीन यालदोज को उसके राज्य से अभ्यस्त कर दिया, तब ताजुद्दीन यालदोज ने मुल्तान, लाहौर पर आक्रमण करते हुआ भटिंडा, कोहराम, सुरशासित तक आ गया। तब इस अवसर का लाभ उठाते हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने 1215 में तेराइन के प्रसिद्ध मैदान में ताजुद्दीन यालदोज को युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया और उसे बदायूं भेज दिया गया। बाद में ताजुद्दीन यालदोज को मौत के घाट उतार दिया गया। ताजुद्दीन यालदोज की मृत्यु से सुल्तान इल्तुतमिश को निम्न फायदे हुए। प्रथम तो यह हुआ कि ताजुद्दीन यालदोज का संपर्क गजनी से कट गया। दूसरा यह हुआ कि अब दिल्ली सल्तनत पर गजनी का कोई भी वारिस उसके ऊपर अपना प्रभुत्व या एकाधिकार जताने में असमर्थ था। इल्तुतमिश के सामने तीसरी समस्या नासिरुद्दीन कुबाचा की थी। नासिरुद्दीन कुबाचा भी सुल्तान मोहम्मद गोरी का दास था। गोरी की मृत्यु के बाद वह मुल्तान और उच्च का स्वतंत्र शासक बन गया। नासिरुद्दीन कुबाचा ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। लेकिन उसके बाद नासिरुद्दीन कुबाचा ने पंजाब प्रांत पर अपना प्रभुत्व करना प्रारंभ कर दिया। उनके इन आक्रमणों से परेशान होकर सुल्तान इल्तुतमिश ने मंगोल लोग के बाद नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध आक्रमण करना प्रारंभ किया और नासिरुद्दीन कुबाचा परास्त हुआ। बाद में उसने सुल्तान इल्तुतमिश के सामने कुछ शर्तें रखी, लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश मुल्तान, उच्च, लाहौर आदि पर अधिकार कर चुका था। उसने
नासिरुद्दीन कुवाचा के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, जबकि नासिरुद्दीन कुवाचा ने सुल्तान इल्तुतमिश से अभय दान यानी कि जीवन दान मांगा, लेकिन सुल्तान ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद में नासिरुद्दीन कुवाचा नाव में बैठकर सिंध नदी से जा रहा था। जिस समय वह अपनी जान बचाकर सिंध नदी में कूदा, उस समय उसकी डूबकर मृत्यु हो गई थी। सुल्तान इल्तुतमिश के सामने चौथी समस्या, और इन समस्याओं का जो उसने समाधान किया, मंगोल आक्रमणों का भय। मध्यकाल में यह मंगोलों का सुल्तान इल्तुतमिश के समय प्रथम भारतीय सीमा पर आक्रमण था, क्योंकि सुल्तान इल्तुतमिश भारत का प्रथम मध्यकालीन भारत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, जबकि इससे पूर्व भारतीय सत्ता का संचालन आराम शाह ने लाहौर से किया, कुतुबुद्दीन ने लाहौर से किया और मोहम्मद गोरी ने गजनी से किया था। किंतु सुल्तान इल्तुतमिश ने लाहौर का त्याग कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, और उस समय उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी कि पंजाब आदि में मंगोलों का आक्रमण का भय उत्पन्न हो गया था। घटना कुछ इस प्रकार घटी थी कि खवारिजम का राज्य जो मध्य एशिया के अंतर्गत स्थित था, इस मुस्लिम राज्य के ऊपर मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोल आक्रमण करने वाला तेमुजीन चिन था, अर्थात इसका वास्तविक नाम चंगेज खां था। तारताई पठारों से निकलकर मंगोलों ने मध्य एशिया की राजनीति में प्रवेश किया। चंगेज खां ने ख्वारिजम राज्य पर आक्रमण किया। उस समय ख्वारिजम का शाह अपनी जान बचाकर कैस्पियन तट की ओर भाग गया, किंतु राजकुमार यानी कि युवराज जलालुद्दीन मगवर्नी अपनी जान बचाकर भारतीय सीमा पर आ गया, अर्थात पंजाब लाहौर तक आ गया। उसने नासिरुद्दीन कुवाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अतः जलालुद्दीन मगवर्नी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खां भी सिंध नदी तक आ गया। उस समय जलालुद्दीन मगवर्नी ने सुल्तान इल्तुतमिश के पास
मंगोलों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने हेतु अपना राजदूत सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में भेजा। इल्तुतमिश एक बहुत ही योग्य और बुद्धिमान था। यदि वह मंगोलों के विरुद्ध जलालुद्दीन मकबरनी को सहायता देता है तो मंगोल उसके नव स्थापित तुर्क की राज्य को धाराशायी कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने मध्य एशिया में ही उथल पुथल मचा रखी थी। वहीं दूसरी ओर यदि जलालुद्दीन मकबरनी को की सहायता नहीं करता है तो इस्लाम धर्म में उसकी बहुत बुरी बदनामी होती। इसलिए उसने कूटनीति से कार्य किया। उसने उसके राजदूत के माध्यम से जलालुद्दीन मकबरनी के पास प्रस्ताव भेजा कि भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, अतः कुछ समय बाद सिंध नदी की भीषण गर्मी को मंगोल अधिक समय तक सहन नहीं कर सके। अतः स्थिति यह भी हो गई कि खवारिजम में जलालुद्दीन मकबरनी के समर्थकों की संख्या बढ़ गई। अतः जलालुद्दीन मकबरनी अपने वापस स्वदेश लौट गया। तब उसका पीछा करते हुए या सिंध की भयानक गर्मी को देखते हुए मंगोल भी वापस लौट गए और इस प्रकार मंगोल आक्रमण से इल्तुतमिश का राज्य की सीमा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बच गए। इल्तुतमिश के सामने जो पांचवी समस्या थी वह था बंगाल और बिहार। बंगाल बिहार पर उस समय खिलजी सरदार अली मर्दान ने अधिकार कर लिया। अली मर्दान ने स्वयं को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, किंतु अली मर्दान की खिलजी सरदारों ने हत्या कर दी। तब इसामुद्दीन एजाज या एवाज वहां का शासक बना। इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। एजाज के विरुद्ध सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमणात्मक कार्यवाही करते हुए अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को भेजा और नासिरुद्दीन महमूद ने लखनौती आदि पर अधिकार किया। इसके बाद इसामुद्दीन एवाज युद्ध में परास्त हुआ, मारा गया, किंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की भी युद्ध के कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन महमूद का भारत में बनने वाला दिल्ली में प्रथम मकबरा था, जिसका मकबरा उसके पिता सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। सुल्तान इल्तुतमिश के सामने अगली जो छठी समस्या और उसका समाधान,
जिस समय सुल्तान इल्तुतमिश सुल्तान बना, उस समय राजपूत राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अनेक राज्य जो उनके पहले अंतर्गत थे, बाद में गौरी और ऐबक ने उनको जीतकर उन पर मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी। किंतु सुल्तान इल्तुतमिश के पूर्व आराम शाह के समय इन राजपूत राज्यों ने अपने राज्यों पर पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जैसे जालौर, रणथंभौर, अजमेर, ग्वालियर आदि। इल्तुतमिश ने इनके विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्रवाई की, इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित पुनः किया। 1236 में जिस समय सुल्तान इल्तुतमिश बामियान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, उस समय मार्ग में वह बीमार पड़ गया और वापस दिल्ली लौट आया और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान इल्तुतमिश ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें अपनी सत्ता को चलाने के लिए 40 सा गुट का निर्माण किया, मुद्रा व्यवस्था में सुधार किए, न्याय व्यवस्था में सुधार किया। इसके अतिरिक्त अपने पद की मान्यता के लिए खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। 40 इसके अतिरिक्त इकता प्रथा, 40 गुट अर्थात सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलामों का एक गुट बनाया। तबकाते ए नासरी मिनहाजुल सिराज के ग्रंथ तबकाते नासरी से ज्ञात होता है, जिसमें इस 40 गुट का नाम तुर्कान ए चहलगानी अर्थात अपने 40 गुलामों का एक गुट बनाया और उन्हें उच्च पदों पर स्थापित किया, ताकि वह उसके प्रति वफादार रहे और उसके विरोधियों का साफ करे। मुद्रा, सुल्तान इल्तुतमिश ने उस समय मुद्रा में भी महत्वपूर्ण सुधार किया। अतः 175 ग्राम का शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया। उस समय वह टका कहलाता था। न्याय के संबंध में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने दरबार के सामने 2 शेरों की मूर्तियां रखवा दी और उनके गले में जंजीर होती थी। कोई भी किसी भी समय उन जंजीरों को बजाकर न्याय प्राप्त कर सकता था। वहीं इकता प्रथा, सुल्तान इल्तुतमिश के समय इकता प्रथा देखने को मिलती है। इकता का वास्तविक अर्थ भूभाग से है और उस समय 2 इकता होते थे, एक छोटा एक बड़ा। छोटा जो इकता होता था वह भारतीय हिंदू राजपूत राज्यों को जीतकर सैनिकों को अनुदान में दे दिया जाता था, उनके सैनिकों के खर्चे के लिए। जबकि जो बड़े इकते होते थे वह
वहां पर प्रशासनिक अधिकारी आदि नियुक्त किया जाता था। इक्ता का जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे इक्तेदार, बली, मुक्ता आदि कहा जाता था। इल्तुतमिश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, उसने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। धन्यवाद। अगला वीडियो अगले क्लास